Pranam everyone, I'm Pinky Sivash. Today I'm here to explain chapter number 4, Electoral Politics, 9th Standard CBSE. This chapter is from Political Science Civics, and this would be the third and the last part of this chapter. Today I'm going to start from page number 67. दिस पैराग्राफ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. हमने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो हमारे देश में जो इलेक्शन है हम उनको किस तरीके से डेमोक्रेटिक और फ्री एंड फेयर कंसिडर कर सकते हैं. तो हमने अभी तक बात की है इलेक्शन कैंपेन की, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, किस तरीके से वो जो कैंडिडेट होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इलेक्शन कैंपेन करती हैं. उसके बाद नॉमिनेशन होता है, किन किन रूल्स रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट का उनको पालन करना पड़ता है. नाउ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स. द फाइनल स्टेज, जो फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन की, दैट इज़ द डे व्हेन द वोटर कास्ट देयर वोट. जिस दिन सभी वोटर्स अपनी वोट डालने जाते हैं. द डे इज़ द यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे. एवरी पर्सन, जो भी व्यक्ति जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने पास के पोलिंग बूथ में जा सकता है, जो कि किसी भी लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस को चुना जाता है पोलिंग बूथ बनाने के लिए. वंस द वोटर गोज, एक बार जब ये वोटर अंदर जाते हैं बूथ के, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी फिंगर पे एक मार्क लगाते हैं ब्लैक, एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसको अलाउ करते हैं कि वो अपना वोट डाले. एक एजेंट होता है हर एक कैंडिडेट का, जितने भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं वो उनका एक कैंडिडेट हर एक पोलिंग बूथ के अंदर बिठाया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि वोटिंग जो है वो अच्छी तरीके से हो रही है. उसके बाद नेक्स्ट है, earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. पहले क्या हुआ करता था, पहले जो भी जो वोटर्स होते थे वो एक बैलेट पेपर होता था. उस बैलेट पेपर एक शीट एक पेपर होता है जिसके ऊपर जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं उनका नाम और उनकी पार्टी का नाम और उनके सिंबल लिस्टेड होते थे, तो वो उसके सामने स्टैंप लगाते थे. पहले ऐसा हुआ करता था. नाउ इट इज़, अब क्या है, ईवीएम आ गई है. इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इनको यूज़ किया जाता है वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए. ये जो मशीन है ये नाम दिखाती है हर एक कैंडिडेट का और उनके पार्टी सिंबल दिखाती है. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन सिंबल, जो इंडिपेंडेंट, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ऐसे कैंडिडेट भी अपना खुद का सिंबल वहाँ पर दिखाते हैं, जिनको जो सिंबल उनको अलॉट किया जाता है इलेक्शन ऑफिशियल्स के द्वारा. ऑल द वोटर्स हैज़ टू डू, अब यहाँ पर वोटर को क्या करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है. जो भी उनका पसंदीदा कैंडिडेट होगा उसका सिंबल के सामने एक बटन होगा, उस बटन को उनको दबाना होता है और उसका वोट कास्ट हो जाता है. वंस द पोलिंग, एक बार जब ये पोलिंग ख़त्म हो जाती है, जितनी भी ईवीएम्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इनको सील कर दिया जाता है और उनको एक सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाता है. ए फ्यू डेज़ लेटर ऑन ए फिक्स डेट, कुछ दिनों के बाद, ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कंस्टिट्यूंसी आर ओपन, हर एक चुनावी क्षेत्र से जो ईवीएम्स होती हैं इनको ओपन किया जाता है और हर एक कैंडिडेट ने जितनी वोट सिक्योर किए हैं उनको काउंट किया जाता है. द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर, हर एक कैंडिडेट का जो एजेंट्स होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं. जो कैंडिडेट हु सिक्योर, जो भी कैंडिडेट सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट सिक्योर करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसको डिक्लेयर किया जाता है कि वो चुन लिया गया है. इन ए जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम. जब भी दो तरीके के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन. जनरल इलेक्शन में सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो काउंटिंग होती है वो सेम डे होती है, सेम टाइम पर होती है. सभी टीवी चैनल पर, रेडियो में, न्यूज़पेपर में इस इवेंट की रिपोर्ट दिखाई जाती है. विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड. इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. तो ये लोग क्लियर हो जाता है जल्दी ही, जब भी वोटिंग खत्म हो जाती है, कि कौन जीता है चुनाव और कौन सरकार बनाने वाला है. नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या चीज़ें हैं ऐसी हमारे देश में जो हमारे देश में होने वाले चुनाव को डेमोक्रेटिक घोषित करती हैं. टू गेट टू रीड a lot about unfair practices in election. हम बहुत बार हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं इलेक्शन जीतने के लिए.
और न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न रिपोर्ट्स में ऑफन रेफर टू द सच एलिगेशन। इनमें इस तरीके से जो भी टेलीविज़न में रिपोर्ट दिखाई जाती है हमेशा इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। इनमें से बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती है वो इन सब चीज़ों के बारे में होती हैं। फर्स्ट है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स रे, कि जो भी वोटर लिस्ट है उसमें से जो गलत तरीके के जो नाम है उनको इंक्लूड किया गया है और जो जेन्युइन नेम है उनको एक्सक्लूड किया गया है, उनको निकाल दिया गया है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है रूलिंग पार्टी के द्वारा। एक्सेसिव बड़ी मात्रा में पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है जो भी रिच कैंडिडेट है, बड़ी पार्टीज़ हैं। और ये भी दिखाया जाता है इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑफ द पोलिंग डे। रिगिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लेना। तो ये भी दिखाया जाता है कि वोटर्स के साथ ज़बरदस्ती की उनसे वोट डलवाए गए हैं और रिगिंग की गई है पोलिंग डे पे, कि जो भी पोलिंग बूथ है उसको वहाँ से जो ईवीएम्स हैं उनको छीन लिया गया है। तो इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट जो होती हैं उससे सुनकर हम बहुत नाखुश होते हैं। और बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट सच स्केल। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें इतने भी बड़े स्केल पर नहीं होती हैं कि जो भी इलेक्शन का मेन पर्पज़ होता है उस चीज़ को हरा सकें। दिस बिकम्स क्लियर इफ़ वी आस्क ए बेसिक क्वेश्चन, कैन ए पार्टी। तो एक छोटे से क्वेश्चन से ये बात क्लियर हो जाती है कि क्या कोई भी पार्टी या कोई भी इलेक्शन में कोई भी जो पार्टी है या कोई भी कैंडिडेट है वो सिर्फ इस वजह से जीत सकता है, या कुछ किसी न किसी एक जगह पर ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं तो उससे क्या कोई भी कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा और क्या उसकी सरकार बन जाएगी। लेट अस केयरफुल एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इंडिपेंडेंट इलेक्शन। अब हमारे देश में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो इलेक्शन है उनको डेमोक्रेटिक बनाती हैं। सबसे पहला तो ये है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, द सेम वे यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, कि सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि हमारे देश में जो इलेक्शन है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो हमारे देश में होने वाले इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शन आर फेयर इज़ नॉट टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है देखने के लिए कि क्या चुनाव फ्री और फेयर तरीके से हो रहे हैं, कि पहली बात तो ये कि उनको कंडक्ट कौन कराता है, दे आर क्या वो सरकार से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, या फिर गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी जो है वो उनको प्रेशराइज तो नहीं कर रही है जो भी चुनाव करवा रहे हैं, क्या उनके पास इनफ पावर है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सके। डू दे एक्चुअली यूज़ दीज, क्या वो लोग जो भी एक चुनाव करवा रहे हैं क्या वो सही मायने में इस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन ईसी। हमारे देश में जो भी चुनाव करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट पावरफुल बॉडी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। ये उसी तरीके के इंडिपेंडेंस इनके पास है जो जिस तरीके से हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है CEC वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक बार जब ये अपॉइंट कर दिया जाता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। ना ही ये प्रेसिडेंट को जवाबदेह होता है, ना ये गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है। इवन इफ़ द रूलिंग पार्टी, यहाँ तक कि यदि सरकार ही खुद इलेक्शन कमीशन जो है government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove CEC। तो एक यदि जो रूलिंग पार्टी है या जो सरकार है वो भी अगर इलेक्शन कमीशन के कामों को या इनकी किसी भी बात को पसंद नहीं करती है तो वो भी इसको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको हटा नहीं सकती। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज। पूरी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन कमीशन हैं जिनके पास इतनी बड़ी मात्रा में जो शक्तियां हैं जैसी हमारे इलेक्शन कमीशन के पास हैं, ऐसी किसी के पास भी नहीं है। क्या क्या है इनकी शक्तियां? दीज आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर जो ब्लू पॉइंट में दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव से जुड़े हुए हर पहलू के ऊपर फैसले ले सकता है। चुनाव की जो इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट होती है वो डे से लेकर और जब तक चुनाव के नतीजे घोषित किए जाते हैं तब तक। दूसरा, इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में हमने बात की थी, इट इज़ दीज आर सम रूल्स और द रेगुलेशन विच एवरी कैंडिडेट हैज़ टू फॉलो। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, पनिश करता है यदि कोई कैंडिडेट या पार्टी इन रूल को वोलेट करती है। और इलेक्शन पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है ये ऑर्डर कर सकता है गवर्नमेंट को भी कि वो कुछ गाइडलाइन का पालन करें ताकि जो सरकार है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके चुनाव को जीतने के चांसेस ज़्यादा हासिल ना कर सके। और
कुछ गवर्नमेंट अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। व्हेन द इलेक्शन ड्यूटी, जब भी इलेक्शन ड्यूटी आती है, जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे होते हैं, ना कि वो सरकार के लिए काम करते हैं। इन द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों से जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, यहाँ तक कि अपनी शक्तियों को एक्सपेंड भी किया है। ये बहुत ही कॉमन है इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो सरकार को उनकी किन्हीं गलतियों के लिए डांट फटकार लगाते हैं, कुछ कमियों के लिए फटकार लगाते हैं। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज, यदि इलेक्शन ऑफिशियल्स को ऐसा लगता है कि जो पोलिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई है किन्हीं किन्हीं बूथ पर, तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो वो क्या कर सकते हैं, रीपोल करवा सकते हैं। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक, कई बार जो रूलिंग पार्टी हैं वो पसंद नहीं करती हैं जो भी इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन इनको ओबे करना पड़ता है। दिस वुड हैव नॉट हैपन इफ़ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती थी यदि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा पावरफुल ना होता। तो पहली बात तो इससे साबित होता है कि हमारे देश में चुनाव जो है वो फ्री और फेयर होते हैं। उसके साथ साथ आपका ये भी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ये दूसरा पॉइंट है। इससे भी हमें भाई कितने सारे लोग किसी भी चीज़ में जितनी बड़ी मात्रा में हिस्सा लेते हैं उससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। ये भी एक तरीका है ये क्वालिटी चेक करने का कि इलेक्शन प्रोसेस अच्छे तरीके से होती है या नहीं। यदि इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर ना होती तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। तो लोग जो होंगे, अगर लोगों को पता है कि हमारे चुनाव अच्छे तरीके से नहीं होते हैं, फ्री और फेयर नहीं होते हैं, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें से कुछ कंक्लूजन निकल रहे हैं कि कितने % पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पर 2 लाइन दिखाई गई है, एक यूके की है, एक इंडिया की है। तो इससे क्या पता चलता है, टर्नआउट दिखाया गया है, कितना % जो है टर्नआउट है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। लोगों का कितना पार्टिसिपेशन रहा है इलेक्शन में, इसको नापा जाता है जो वोटर हैं उसके टर्नआउट से। टर्नआउट का मतलब होता है कि कितने % एलिजिबल वोटर्स ने वोट डाला। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में जो टर्नआउट है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, ये कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। लेकिन भारत में ये जो परसेंटेज है, ये जो टर्नआउट है, या तो ये स्टेबल रहा है या फिर ये ऊपर गया है, बढ़ा है। इन इंडिया, सेकंड जो पॉइंट है, इन इंडिया, भारत में जो पुअर, गरीब और इलिटरेट लोग हैं और अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, वो लोग बड़ी मात्रा में वोट डालते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। दिस इज़ इन कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट है वेस्टर्न डेमोक्रेसी से। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो गरीब लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो हिस्पैनिक्स हैं, वोट मच लेस, ये लोग बहुत ही कम वोट डालते हैं देन द रिच एंड द वाइट पीपल। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ, जो हमारे देश के जो कॉमन लोग हैं वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ समझते हैं इलेक्शन से। एंड दे फील, लोगों को ऐसा लगता है, ये जो हमारे कॉमन नॉर्मल लोग हैं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो दे कैन ब्रिंग द प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू दैम। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग अपने हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि वो इन नॉर्मल कॉमन लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम बनाए, और लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें देश में हो रही हैं उनके वोट से बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। लोगों का जो वोटर्स हैं उनका इलेक्शन से जुड़ी हुई गतिविधियों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। 2004 के इलेक्शंस के दौरान मोर देन 1/3 जो वोटर्स रहे हैं उन्होंने इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ समझते हैं। 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज़ ए मेंबर। हर 7 में से जो एक वोटर रहा है वो अपने आप को वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपने आप को एक मेंबर समझता है या होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ये आपका तीसरा पॉइंट है। ये जो सबसे मेजर क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन से दैट इलेक्शंस हेल्ड इन अवर कंट्री आर फ्री एंड फेयर। तो उसका तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, कि
जो भी चुनाव के नतीजे आते हैं उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है। वन फाइनल टेस्ट, ये सबसे फाइनल टेस्ट है फ्री और फेयर इलेक्शन का, कि इसका नतीजा, अगर इलेक्शन फ्री और फेयर होते हैं तो हमेशा जो आउटकम होता है, नतीजा जो होता है वो फेवर करता है पावरफुल को। इन सच ए सिचुएशन, अगर अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है तो हमेशा जो पावरफुल होगा, जो सरकार में होगा, वो अपने आप को हारने ही क्यों देगा। यदि ऐसा होता, अगर फेयर और फ्री और फेयर ना होते तो जो रूलिंग पार्टी हैं वो डू नॉट लूज़, वो कभी भी चुनाव हारती ही नहीं। अगर यदि ऐसा होता तो यूजुअली द लूजिंग पार्टी, हमेशा जो लूजिंग पार्टी, जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करती। द आउटकम ऑफ इंडिया, भारत में जो नतीजे आते हैं वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव हुए हैं। पहला जो पॉइंट है, रूलिंग पार्टी जो है वो रूटीनली से हारती हैं इंडिया में हमेशा, चाहे वो नेशनल लेवल के चुनाव हो, चाहे वो स्टेट लेवल के चुनाव हो। यहाँ तक कि हर एक एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शन, हमेशा 3 में से लगभग जो 2 चुनाव होते हैं पिछले 15 ईयर्स में, हमेशा जो रूलिंग पार्टी रही है वो हारी ही है। जबकि जो यूएस में जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज, जबकि यूएस जैसे देशों में जो सिटिंग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बहुत ही मुश्किल से कभी कभी हारते हैं। भारत में इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग, भारत में आधे से ज़्यादा जो एमपीज़ होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो चुनाव हारते हैं। कैंडिडेट हु आर नॉन टू हैव स्पेंड, ऐसे कैंडिडेट जो जाने जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं या फिर वोट्स को खरीदते हैं, दोज विद या फिर जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, वो हमेशा चुनाव हारते ही हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, यदि हम सिर्फ कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को छोड़ दें जो हमारे हमेशा इलेक्टोरल आउटकम रहे हैं, ये यूजुअली एक्सेप्टेड एज, उनको इस तरीके से लोगों के वर्डिक्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है जो भी हारने वाली पार्टी रहती है उसके द्वारा। उसके बाद ये तो हो गया कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि हमारे देश में जो चुनाव है वो फ्री और फेयर ही होते हैं। उसके बाद है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब हमारे देश में जो भी फ्री और फेयर इलेक्शन है उनके लिए क्या चैलेंज है हमारे देश में। सबसे पहला है चैलेंजेस टू ऑल दीज लीड्स टू सिंपल कंक्लूजन, ये सारी चीज़ों से एक सिंपल कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि इलेक्शन जो है वो भारत में वो बेसिकली फ्री और फेयर होते हैं। जो भी पार्टी विन करती है इलेक्शन में वो सरकार बनाती है, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि लोगों ने उसको चुना है उनके राइवल्स के कंपटीशन में। दिस में नॉट बी ट्रू और एवरी, लेकिन ये सारी बातें हर एक कंस्टिट्यूंसी के लिए सच नहीं होती हैं। ए फ्यू कैंडिडेट में विन, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्योरली जीत जाते हैं सिर्फ मनी पावर और अनफेयर तरीके से, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन जो भी नॉर्मल एक साधारण जो जनरल चुनाव होते हैं उनमें जो नॉर्मल जो नतीजे चुनाव के जो नतीजे आते हैं वो लोगों का जो फैसला होता है वही बताते हैं। देयर आर वेरी फ्यू, हमारे देश में सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शंस रही हैं इस बात के लिए कि लास्ट 60 ईयर्स इन आवर कंट्री दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ़ वी आस्क डीपर, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ गहराई के क्वेश्चन पूछते हैं तो अलग तरीके की बात सामने आती है। क्या सही मायने में जो पीपल प्रेफरेंस जिसको देते हैं बेस्ड ऑन रियल, क्या जिनको जो लोगों ने जिसको चुना है क्या रियल नॉलेज के आधार पर चुना है? आर द वोटर्स गेटिंग, क्या जो वोटर्स हैं उनको रियल चॉइस मिल रही है? इज़ इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि क्या सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या उनको बराबरी का मौका मिल रहा है लोगों को अपील करने के लिए? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, क्या एक साधारण जो नागरिक है वो चुनाव जीतने के लिए होप लगा सकता है, उम्मीद लगा सकता है? जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये बहुत सारी लिमिटेशंस या बहुत सारे चैलेंजेस दिखाते हैं भारत के अंदर होने वाले चुनावों को लेकर। तो इसमें क्या क्या कौन से चैलेंजेस हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। पहला क्या चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कैंडिडेट और जो पार्टी होती हैं विद लॉट ऑफ मनी, जिन भी कैंडिडेट और पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो उनके चुनाव जीतने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू इन्जॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं या फिर जो अमीर कैंडिडेट होते हैं इनको कहीं ना कहीं
एडवांटेज मिल जाता है उनके सामने वाली छोटी पार्टीज़ का और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनका। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद, हमारे देश के कुछ हिस्सों में ऐसे कैंडिडेट जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं हैव बीन एबल टू पुश अदर, तो वो कामयाब हो जाते हैं दूसरे जो भी इलेक्शन के अंदर जो भी दूसरे कंटेंडर होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनको चुनावी रेस से बाहर निकालने में वो कामयाब हो जाते हैं। और एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़, और उनको बड़ी पार्टी से कोई टिकट भी मिल जाता है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, टिकट जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटिव्स को या फैमिली मेम्बर्स को। दूसरे जो वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस, कई बार क्या होता है कि इलेक्शन जो है वो ऑर्डिनरी जो साधारण जो हम सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, उनके सामने बहुत ही कम चॉइस होती है। कुछ आज जिन एक जो पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं वो थोड़े दिन के बाद दूसरी पार्टी में नज़र आएंगे, लेकिन घूम फिर कर वही चेहरे हमारे सामने होते हैं, तो रियल चॉइस नहीं होती हैं। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसी होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो लगभग सेम ही होते हैं। जो स्मॉलर पार्टीज़ और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। ये पहला पॉइंट था, वैसा ही है कि जो छोटी पार्टी और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनको बड़ी मात्रा में डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ती है कंपेयर टू बिगर पार्टी। ये जो चैलेंजेस हैं एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, ये बल्कि भारत जितने भी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी है सभी में ये सारे चैलेंजेस होते ही हैं। दीज डीपर इश्यूज़ आर मैटर, इनको ये सारे इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत है। जो भी लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनके लिए दैट इज़ वाई सिटीज़न, इसीलिए जो सिटीज़न हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि और हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में और भी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। और दीज आर क्या इन सभी चीज़ों में जो ऑर्डिनरी सिटीज़न हैं वो भी कुछ इसी तरीके के चैलेंजेस फेस करते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।